the judiciary system is integrated, is integrated. Judiciary system is integrated and independent. साथ ही साथ क्या बोल रखा है, इंडिपेंडेंट बोल रखा है, एंड इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। ये दोनों वर्ड का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, कि जो पार्लियामेंट है एंड प्लस आपका जो गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, there is no interference in the working of the judiciary system. Either it is a Supreme Court, either it is a High Court, either it is a District Court or lower courts. तो बिल्कुल सेपरेट रखा है कि गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का कोई जो काम काज है, जुडिशरी का जो काम काज होता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट में कैसे होता है, वो अलग चीज है, लेकिन काम काज में कोई इंटरफेरेंस नहीं। ठीक है, एक ये सिंपल इन्होंने बोल रखा है। और इंटीग्रेटेड का मीन्स ये हुआ कि सबसे ऊपर जो है हिरार्की में, अगर मैंने में रखा है, हिरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद नीचे आपका हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद आपका सेशन जज है, सेशन जज के नीचे आपके मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं या जिनको सिविल जज कहते हैं, उसके नीचे भी आपके, उनको भी क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो इसका इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपका जो एक्स है, अगर वो कहाँ पर केस हार गया, जहां से शुरू होता है, यानी कि सेशन जज से या सेशन कोर्ट से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंडर द इंटीग्रेटेड सिस्टम वो कहाँ अपील करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा। वहां भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ अपील करेगा, हाई कोर्ट में अपील करेगा। वहां भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो ये मीन्स हो गया कि भाई इंटीग्रेटेड है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज इंटीग्रेटेड का मीन्स हो गया कि हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपके 28 स्टेट्स हैं, प्लस आपकी जो 8 यूटीज हैं, ठीक है, 28 स्टेट हो गए और 8 यूटीज हो गई, उन सभी जगहों पर हमारा जो लॉ है वो सेम है, यानी कि आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, और आपका सीआरपीसी हो गया, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे यहाँ होता है, जिसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें चलती है। खैर, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सब जगह एक जैसा है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सब जगह एक जैसा है। तो इसका मीन्स क्या है कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है पूरी तरीके से क्या है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कहाँ का लेते हैं, अमेरिका का लेते हैं, जहां पर हर स्टेट में अलग अलग लॉ होते हैं। भाई अमेरिका में आपके जो है वो 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, अमेरिका में आपके 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट में जो क्राइम है उसके लिए अलग अलग क्या है, पनिशमेंट है। जैसे कुछ अमेरिका के स्टेटों में अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट है, लेकिन कुछ स्टेटों में अमेरिका में क्या है कि अगर मर्डर कोई करता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है। हमारे यहाँ बिल्कुल सेम सिनेरियो है। आप केरला में कोई क्राइम करें, उस क्राइम की सजा भी वही होगी जो आप जम्मू कश्मीर में क्राइम करेंगे, या मणिपुर में क्राइम करेंगे, या गुजरात में क्राइम करेंगे। ऑल जो है इंटीग्रेटेड हमारा सिस्टम। ठीक, एक चीज ये आपको समझनी है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हेडिंग डाल दो सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, इट कम्स अंडर पार्ट, it comes under part 5, comes under part 5 and article 124 and article 124 to 147। ठीक है, पार्ट 5 एंड आर्टिकल 124 टू 147। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो किस आर्टिकल में आता है और किस पार्ट में आता है। तो ये रटाफिकेशन करना है कि 124 से 147 तक होता है। ठीक, अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, अगला पॉइंट बना के लिखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 the structure and establishment of Supreme Court comes, the structure कितने जजेस होंगे और क्या चीज होंगी, the structure and
establishment of Supreme Court comes. Structure and establishment of Supreme Court comes. ठीक है, फिर इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट. अगला पॉइंट लिखो, फिर मैं समझाता हूं कैसे. देखिए, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जब भी मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलूंगा, यानी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं. तो टेक्निकली जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं. तो इसमें पॉइंट को पूरा करो. एक्सक्लूसिवली इट इज द राइट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू establish the bench of Supreme Court, to establish the bench, ठीक है, to establish bench of Supreme Court, the bench of Supreme Court in other part of India, bench of Supreme Court in other parts of India, in other parts of India, after getting permission. लेकिन वो कब करेंगे? After getting permission, after getting permission from the president. ठीक है, after getting permission from the president, after getting permission from the president. क्लियर है? ठीक है श्रीवी, अरुण. तो देखो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा, दिल्ली में है. ठीक, तो क्या होता है कि आपके नीचे जो केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, या आंध्रा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जब भी कभी उनको हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होती है, तो आप सोचो इतना लॉन्ग डिस्टेंस तय करके वो कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं. तो सिंस 1950 जब से आपका ये सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके बाद ऐसा हुआ कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में और श्रीनगर, ये दो शहरों में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं सिर्फ 1 साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2 बेंचेस बनाई थी. एक हैदराबाद में, नीचे आपका हो गया साउथ के लोगों के लिए, और ऊपर श्रीनगर में. लेकिन विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ्स वो बेंच क्या कर दी गई, डिसॉल्व कर दी गई, और वापस जो एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट है वो आपका दिल्ली में. ठीक, तो अभी भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट और डिमांड्स होती रहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एटलीस्ट एक साउथ इंडिया में तो बेंच बनाओ. स्पेशली साउथ के जितने आपके स्टेट्स हैं उतने लोगों को बहुत परेशानी होती है दिल्ली आने में. अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच किसी भी इंडिया के शहर में या स्टेट में बनाने का जो राइट है वो किसके पास है? आपको ऑप्शन में मिलेगा, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, या नॉन ऑफ देम हो गया. तो आप हमेशा क्या टिक करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टिक करेंगे कि वो भाई एक बेंच बना सकते हैं. लेकिन यही क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा आपको कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन एस्टैब्लिश अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन. मतलब वो किसी से परमिशन नहीं लेंगे, ना तो पार्लियामेंट से, ना तो प्रेसिडेंट से. लेकिन मैंने भी लिखाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें क्वालिफिकेशन में. हेडिंग डालना अगली, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट. अगर पूरा लिखना तो लिख दो, वरना शॉर्ट में अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है. क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट. तो भाई क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ये जाननी बहुत जरूरी बात है. तो सबसे पहला इसी के आगे लिख दो, क्वालिफिकेशन के आगे, कि ये किस आर्टिकल में लिखा है क्वालिफिकेशन. तो लिखेगा आर्टिकल 124 पैरा 3. एक तो ये लिख दो आर्टिकल 124 पैरा 3. तो कई बार एग्जाम में शायद पूछ ले किस आर्टिकल में आते हैं, तो लिख दिया भाई 124 पैरा 3 में आते हैं. अब पहला क्वालिफिकेशन क्या है जो सबके लिए होती है, क्या? इंडियन सिटीजन. पहला लिख दो इंडियन सिटीजन. ठीक है, ये पहली क्वालिफिकेशन. दूसरा, सेकंड क्वालिफिकेशन लिखना, ये तो सबके पास होती है भाई. सेकंड क्या है? द कैंडिडेट, या लिख सकते हैं द पर्सन, द कैंडिडेट और पर्सन शुड बी हाई कोर्ट जज, शुड बी हाई कोर्ट, ठीक है, शुड बी हाई कोर्ट जज, शुड बी हाई कोर्ट जज फॉर मिनिमम 5 years. ठीक है, शुड बी हाई कोर्ट जज फॉर मिनिमम 5 years. तो भाई हमारे इंडिया में जो है वो 24 क्या है, हाई कोर्ट है.
तो किसी भी 24 हाई कोर्ट में मान लो हम एक्स को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं, तो ये जो एक्स है ये किसी भी 24 हाई कोर्ट में मिनिमम 5 साल तक जज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। हम का मतलब अभी पढ़ेंगे आगे कौन बनाता है, तो क्या कर सकते हैं भाई, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, अब मान के चलो 90% जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो हाई कोर्ट में ही उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कोई हाई कोर्ट में पिछले 15 साल से जज है, कोई 20 साल से जज है, तो इतने एक्सपीरियंस बंदे को ही क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं। क्योंकि ये 15-20 साल का जो उनका एक्सपीरियंस होता है हाई कोर्ट के अंदर, ये एक तो उनके एक्सपीरियंस को शो करता है, साथ ही साथ उनकी जो एक कह सकते हो कि जो उनकी एक डिग्निटी होती है, जो उनकी पोजीशन है कि भाई करप्ट नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन देते हैं, बहुत दिमाग के अच्छे हैं, तो उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ये बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जजेस आए। ठीक, तो एक तो आपका ये हो गया, तो और ये पहली कंडीशन थी। इन केस मान लो पहली कंडीशन यानी कि ये दूसरी कंडीशन है, ये फुलफिल नहीं हो पा रही है, कोई हमें ऐसा पर्सन मिल ही नहीं रहा है हाई कोर्ट में जज जो 5 साल कंप्लीट हो, तो थर्ड कंडीशन या दूसरी और में क्या लेंगे, लिखिए द पर्सन, दूसरा लिखिएगा द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट, शुड बी एन एडवोकेट, द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट in any high court, should be an advocate in any high court for minimum 10 years. ठीक है, should be an advocate in any high court for minimum 10 years. यानी कि अब हम सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि हमें पहला नहीं मिला कंडीशन वाला कि कोई जज है हाई कोर्ट में, हम देखेंगे ऐसे पर्सन को जो किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल से क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। एडवोकेट प्रैक्टिस मतलब प्राइवेट वकील। ठीक है, तो अगर 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, डजेंट मैटर कि वो केसेस को जीत रहा हो या केसेस को हार रहा हो, हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई 10 साल से मिनिमम प्रैक्टिस करने वाला हमको चाहिए। ठीक है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक, और मान लो हमें ये वाली कंडीशन का भी कोई पर्सन नहीं मिलता है, तो एक और कंडीशन दे रखी है, लिखिएगा द पर्सन, जिसको हम ये लास्ट कंडीशन है, द पर्सन should be distinguished, DIS, मैं स्पेलिंग दे रहा हूं, TINGUISHED, distinguished jurist in the opinion of, किसकी ओपिनियन में, in the opinion of president। ठीक है, in the ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट की नजरों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, अब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को अगर हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रख्यात न्यायवादी। अब इसका मतलब ये कहीं भी यहाँ पर जो यानी लास्ट कंडीशन है कि भाई मान लो एक एक्स जो है वो प्रेसिडेंट की नजरों में क्या है भाई, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो एज यूजुअल है कि प्रेसिडेंट ऐसे पर्सन को ही जो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जज, जो ज्यूरिस्ट का मतलब क्या हो, एटलीस्ट कम से कम उसने क्या कर रखी हो, आपकी LLB कर रखी हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही पर्सन को क्या बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। खैर आज तक जो है, अभी जितना मैंने किताबों में सर्च किया है, आज तक इस कंडीशन से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। तो मैक्सिमम जो ये मैंने कंडीशन बताई, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करूं तो ऐसे आप लिख दो शॉर्ट फॉर्म में 5, 10 और DJ। ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया? या तो 5 years क्या हो मिनिमम जज हो, या तो 10 साल क्या हो वो एडवोकेट हो, और या डिस्टिंग ज्यूरिस्ट हो इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, शिरवी, अरुण, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सर ये एक पूछना था सर। हाँ पूछिए। सर जैसा भी AGI है सर, हाँ तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ कर सकता है। देखो अब यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, उस दिन मैंने AGI पढ़ाया था, अब यहाँ पर AGI को बताना थोड़ा आसान है। मैंने उस दिन पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसकी वही क्वालिफिकेशन होती है। मान लो हम एक्स को क्या बना रहे हैं, AGI बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने उस दिन पढ़ाया था कि हम उसी पर्सन को AGI बना सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक है। ठीक है, तो मान लो एक्स जो है इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल करता है और हमने एक्स को क्या बना दिया, AGI बना दिया। अब ध्यान रखिएगा AGI जो है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट।
अच्छी बात है। बुकों में, किताबों में कहा गया, और यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एजीआई को प्राइवेट प्रैक्टिस जो होती है वो अलाउड होती है, ठीक है, ही कैन डू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिकली वो एक वकील है, एडवोकेट है, लेकिन वो ऐसे केसेस को कभी नहीं लड़ेगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ए और बी जो है वो दो भाई हैं, ब्रदर्स हैं, और दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो ए ने क्या किया कि एजीआई को हायर कर लिया, तो वो तो अलाउड है। लेकिन ए आपका एक पर्सन है और उसका जो वर्सेस केस चल रहा है वो गवर्नमेंट के वर्सेस में चल रहा है, तो यहां पर एजीआई को अलाउड नहीं है कि वो ए को डिफेंड करे, उसको गवर्नमेंट को ही डिफेंड करना पड़े। क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक, शेर भी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज सर बट हाँ सर उसके अंदर ऐसा बोला जाता है ना कि यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, तो मैंने उस दिन भी ये बताया था। प्राइवेट, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तब होगा जब आपके एक्स को दो ऐसे सोर्सेज जहां पे गवर्नमेंट का फंड यूज हो रहा हो, वहां से तनख्वाह मिल रही हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर एक आपका मान लो कि गवर्नमेंट, एक एक्स को गवर्नमेंट से तनख्वाह मिल रही, साथ ही साथ उसका अपना क्या चल रहा है, प्राइवेट बिजनेस चल रहा है, वहां से उसको इनकम हो रही है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो एक्स को हमने किसी का क्या बना दिया, किसी ट्रस्ट का, किसी एनजीओ का, या किसी भी चीज का चेयरमैन बना दिया, किसी भी सोसाइटी का, जिस सोसाइटी या ट्रस्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मनी जो है वो गवर्नमेंट से मिल रही है, तभी वो क्या माना जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लो हमने इसको, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने इसको किसी गवर्नमेंट कॉलेज का चेयरमैन बना दिया, तो एक उसको तनख्वाह कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, एक वो जब इस गवर्नमेंट कॉलेज का चेयरमैन है तो उसको तनख्वाह मिल रही है, तो वो दो जगहों से तनख्वाह नहीं ले सकता, वो अलाउड नहीं है। लेकिन इसके जगह अगर ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है या प्राइवेट कॉलेज का चेयरमैन है जहां पे गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है, तो वो तो अलाउड है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, अरुण क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हमारी हो क्या होगी भाई, क्वालिफिकेशन होगी जजेस की। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, 510 डीजे, इसको भूलना नहीं। अगर ये याद रहेगा तो फिर आपको एजीआई की क्वालिफिकेशन भी यही होती है, 510 डीजे, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की भी क्वालिफिकेशन यही होती है। और जैसे मैंने बताया कि 90% जजेस जो है हमेशा पहली कंडीशन से ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। जो एडवोकेट्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं कि वो जज बने। वजह यह है कि खुद आपके जो एडवोकेट्स होते हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 साल से, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हियरिंग के लिए जाते हैं, तो वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा कमा रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े अच्छे अगर एडवोकेट है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एक मंथ की सैलरी होती है वो उस एडवोकेट की, हाई कोर्ट के, अगर बहुत सबकी नहीं होती है, उसके एक दिन में उतनी पैसा वो क्या कर लेता है, अपने क्लाइंट से ले लेता है। तो इसलिए जहां तक हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं वो बनते नहीं। अच्छा, अब अगला लिखिएगा अपॉइंटमेंट। अगला हेडिंग डालो अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया जजेस। अब अगला लिखिएगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, ठीक, अपॉइंटमेंट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अपॉइंटमेंट। तो इसमें लिखिए अपॉइंटमेंट लिखिएगा पहले लिखिए। अच्छा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने, अगर मैं उसकी बात करूं तो 30 प्लस सीजीआई। ठीक है, 30 प्लस सीजीआई, हो सकता है अभी एक दो बड़े हो, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड ही हम लोग चल रहा है अभी, 30 प्लस सीजीआई, यानी कि आपका सीजीआई होगा एक ऊपर बैठेगा, ठीक है, और उसके अंडर में जो है या उसके नीचे जो है आपके क्या होंगे, 30 जजेस होंगे। ठीक, तो हमेशा यही होता है कि जो अभी जजेस आते हैं हाई कोर्ट से या एडवोकेट होते हैं, वो पहले 30 के अंदर आते हैं, और फिर इन 30 में से जो सीनियर होता है वो बाद में चल के क्या बनता है, आपका सीजीआई बनता है। हाँ अरुण, कुछ पूछ रहे थे आप? यस सर, सॉरी सर। वो एजीआई का भी रूल होता है सर किसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ नहीं सीजीआई बनाने में। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका बिल्कुल रूल नहीं है, उसका इंटरफेरेंस मना होता है। ठीक है, अभी करेंगे वो, अलग ही तरीका उनका करने का। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है, तो पहले एक स्ट्रक्चर सब लोग, दोनों लोग, कि 30 जजेस हो गए, उनका अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, और जो आपके सीजीआई हो गए उनके अपॉइंटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला पॉइंट लिखो, जो एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, लिखिएगा द जजेस, या लिख लो द 30 जजेस एंड सीजीआई
पहला पॉइंट बना के लिखो, दी 30 जजेस एंड CGI appointed by president, appointed by president, ठीक है, appointed by president, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। फिर अगला पॉइंट बना के लिखो, द जजेस, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जजेस यानी कि मैं इन 30 की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये 30 जजेस हैं, क्या हुआ कि 2 जो है वो रिटायर हो गए, ठीक है। इनकी जो रिटायरमेंट एज है अभी मैं लिखाऊंगा आगे 65 ईयर्स है, तो मान लीजिए 2 रिटायर हो गए। अब बचे कितने आपके 28 जजेस बचे, ठीक है, यानी कि 2 की वैकेंसी खाली हो गई। तो हम उनकी बात करेंगे, भाई वो 2 की वैकेंसी कैसी भरी जाएगी। तो एज यूजुअल है कि अभी जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन उसी से आएंगे। तो इसमें लिखो, द जजेस अपॉइंटेड बाय, पूरा पॉइंट बना के लिखो, द जजेस appointed by president, appointed by president after the consultation, appointed by president after the consultation with the judges of Supreme Court and High Court, after the judges of Supreme Court and High Court, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर है? तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आपके 28 जजेस हैं और 2 की जो है वो वैकेंसी क्या है, खाली है। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही क्या करेंगे, इन 2 जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए जो ये 28 जजेस हैं, ठीक है, और प्लस जो प्रेसिडेंट है और किससे, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे बात करेंगे। बुकिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, इन डेप्थ में जाऊं, जो किताबों में ही लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि ऐसे किससे बात करेंगे। अगर मैंने लिखा दिया कि हाई कोर्ट के जजेस से बात करेंगे तो 24 हाई कोर्ट के सब जजेस से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे, जो कि मुश्किल से 3 या 4 आपके होते हैं, उनसे प्रेसिडेंट जो है वो बात करेंगे। और इसी तरीके से हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं उनसे बात की जाएगी। अभी तक यहां तक क्लियर है अरुण, शेवी? यस सर, यस। ठीक, अब एक अगली स्टेप में आते हैं। ये तो बात हो गई बुकिश लैंग्वेज की, बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पूरा क्लियर नहीं किया गया है। अब होता क्या है कि हमारे इंडिया में या हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो होती है कोलिजियम के थ्रू। अब पूरा बताता हूँ क्या चीज है कोलिजियम। ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा, कोलिजियम, ठीक है। तो देखो कोलिजियम क्या होता है कि इसमें आपके कई न्यूज़पेपर में और कई किताबों में अलग अलग फ्लक्चुएशन फिगर दे रखी होती है। इसमें क्या होते हैं, आपके 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इंक्लूडिंग और CGI, ठीक। ये जो कोलिजियम होता है, मान लो फिर से बता रहा हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि 2 की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। कोलिजियम को ये बात पता चली कि हाँ भाई 2 की वैकेंसी खाली है और हमें क्या करना है, यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट करना है। तो कोलिजियम क्या करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी, ठीक है। इस लिस्ट में A और B 2 जजेस के नाम लिखे होंगे। तो एज यूजुअल है कि ये 2 जजेस, जो मैं बता रहा था आप लोगों की 90% जो जजेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके हाई कोर्ट से आते हैं, ठीक है। तो ये A और B, A साहब जो थे वो हमारे मान लीजिए नैनीताल हाई कोर्ट के जज थे, और जो ये B थे वो मान लो आपके महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है। तो ये जो कोलिजियम है 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बहुत छानबीन करके पता किया है कि भाई ये जो नैनीताल के A जज है इनका बड़ा अच्छा डिसीजन है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और ऐसे B आपके क्या है महाराष्ट्र के जज हैं, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये एक लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक। उसके बाद जो ये लिस्ट है, तो ये पहली स्टेज हो गई। उसके बाद ये जो लिस्ट है, कह सकते हो कि दूसरी स्टेज में ये भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, न्याय मंत्रालय आपका होता है, उसको भेजी जाती है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है इसको कहां फॉरवर्ड कर देता है, ये कह सकते हो थर्ड स्टेज है आपका
पीएम प्लस कैबिनेट के पास। ठीक है, ये लिस्ट वहां चली जाती है और उसके बाद 4th स्टेज में पीएम प्लस कैबिनेट इस लिस्ट को जो ए और बी है कि भाई इनका अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाए, किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट। क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट अपने मन से कोई काम नहीं करता है, जो भी उसको पीएम प्लस कैबिनेट रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को वो काम करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया शिरवी, अरुण, किस तरीके से कोलिजियम काम कर रहा है? यस ठीक है, शिरवी समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो गया, पीएम, फिर वहां से लिस्ट गई पीएम प्लस कैबिनेट के पास, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को दे दिया। अब यहां पे मुझे एक चीज बताना कि क्या प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, क्या पीएम प्लस कैबिनेट जो ये लिस्ट भेजी है, क्या इसको मना कर सकते हैं कि हम इनका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे? नहीं सर। नहीं कर सकते। शिरवी? So एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये लिस्ट भेजी गई है बाय दी कोलिजियम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, क्या पीएम प्लस कैबिनेट इसको मना कर सकते हैं कि हम इनका अपॉइंटमेंट हम? यस सर, कर अच्छा, सकते हैं। कर सकते हैं। चलो, आप शुरू में थे नहीं, मैंने बताया था कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है। ना तो पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के कामों में दखल देगी और हाई कोर्ट के कामों में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दखल देगा। तो जो अभी सिस्टम है उसको समझ लो क्या है कि पीएम प्लस कैबिनेट जो है इसको एक बार वापस भेज सकते हैं किसके पास? कोलिजियम के पास, ये कहते हुए कि सर आप जो ये एक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमें ठीक नहीं लग रहा है इनका व्यवहार, तो आप इसको अपॉइंट ना कीजिए, आप किसी और का नाम सजेस्ट कर दीजिए। लेकिन जब कोलिजियम दोबारा उसको भेज दे कि नहीं नहीं आपको ए को ही अपॉइंट करना है, तो पीएम और कैबिनेट क्या हो जाते हैं? बाउंडेड हो जाते हैं कि इनको कोलिजियम की बात माननी पड़ेगी। लेकिन पीएम और कैबिनेट यहीं पे खेल खेलते हैं। खेल क्या खेलते हैं? कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो लिस्ट उनको मिली है ए और बी की, उनको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए पीएम प्लस कैबिनेट प्रेसिडेंट को कब कहेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये मामला अभी पिछले साल हुआ भी 2021-22 में कि लगभग 7 लोगों की लिस्ट जो है कोलिजियम ने कहा भेजी, ये पीएम प्लस कैबिनेट के पास भेजी इस रूट से, और पिछले 6 महीनों से पीएम प्लस कैबिनेट ने उसको लटका के रखा कि आप पहले तो वापस कर दिया 1 महीने के अंदर कि एक वो पीएम प्लस कैबिनेट चाहते थे कि एक जज का नाम हटा दिया जाए, कोलिजियम ने बोला हम उसका नाम नहीं हटाएंगे, वापस लिस्ट उनके पास आ गई, और पीएम प्लस कैबिनेट ने 7 महीनों तक उसको लटका के रखा, क्योंकि पीएम प्लस कैबिनेट इस बात के लिए बाउंडेड नहीं है कि वो कब प्रेसिडेंट को लिस्ट देंगे। समझ में आ गया अरुण, किस तरीके से पीएम प्लस कैबिनेट उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अगर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अरुण, क्लियर है यहां तक? यस सर, वो मद्रास के हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड ये था ना सर? नहीं, वो था हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के एक जोसेफ साहब थे। क्या था कि उनके साथ जब वो नैनीताल हाई कोर्ट के जज थे, तो हमारे यहाँ विधानसभा में, स्टेट असेंबली में कुछ दल बदल का कानून हो गया था, तो उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया था, तो उनसे बीजेपी की पूरा कह सकते हो खुंदक या दुश्मनी बन गई थी, और इस कारण जब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंड किया गया बाय दी कोलिजियम, तो सुप्रीम ये गवर्नमेंट ने बीच में डंगा डाल दिया कि भाई इसको हटा दो, इसका अच्छा नहीं है नेचर। ठीक है, वो जो Yes, sir. मद्रास हाई कोर्ट के आप बोल रहे हो, वो तो वो था कि उसका जो बिहेवियर था उन जज का बड़ा ही मतलब अनप्रैक्टिकल था, उसको हटाने तक की बात आ गई। वो बड़ा उल्ट जरूर बोल रहे थे सबके बारे में, जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो एक अलग चीज है, तो अभी करेंगे डिस्कस उसको भी। ठीक है, तो Yes, ये yes. आपका क्या हो गया, कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये एक आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्या कहते हैं, शिरवी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो फिर से वही है कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट क्या होगा, आपका प्रेसिडेंट ही करेंगे। और कहां से करेंगे? जो 30 आपके जजेस हैं उसमें जो सबसे सीनियर जजेस होगा, जो सबसे सीनियर होगा एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी, उसका क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन एक बार एक गलती हो गई थी, और वो गलती हुई थी 1973 में। ठीक है, इंदिरा गांधी।
हाँ, 1973 में क्या हुआ कि एक जस्टिस थे आपके जफर इनाम, ठीक है, तो उनकी जगह पीवी गजेंद्र जो थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जबकि सीनियोरिटी वाइज जो थे वो जफर इनाम को बनना था। ठीक है, तो ये दो नाम लिख लो, वहीं पे नोट्स पे लिख लो अपने, जफर 1973 और जफर इनाम कॉमा पी वी गजेंद्र गढ़कर, या खाली लिख दो पीवी गजेंद्र, पीवी गजेंद्र लिख दिया, पीवी गजेंद्र, बस, इसमें और आगे नहीं जाना हमने। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, अच्छा, अगला लिखो, ठीक, इसमें क्वालिफिकेशन इतने रखते हैं, कॉलेज मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब अगला लिखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ, ये जो आपका ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, हेडिंग डाल देना छोटी सी, एक्टिंग चीफ जस्टिस, या लिख दो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो इसमें लिखिएगा खाली स्क्रीन, यानी कि मान लीजिए आपका जो सीजीआई है और उनके नीचे 30 है, मान लीजिए सीजीआई जो है किसी वजह से छुट्टी पे चले गए या कुछ हो गया इनको, तो हम एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 126, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 126 the president appointed the acting chief justice of India, the president appointed the acting chief justice of India and he will not discuss with anybody, ये भी लिख देना, वो किसी और से बात नहीं करेंगे, he will not discuss with anybody, he will not discuss with anybody, ठीक है, किसी से इस बारे में वो बात नहीं करेंगे, he will not discuss with anybody। फिर दूसरा लिखो हेडिंग डाल के, अपॉइंटिंग ऑफ एडॉक जजेस, अपॉइंटिंग ऑफ एडॉक जजेस, अपॉइंटिंग ऑफ एडॉक जजेस, ठीक है, अपॉइंटिंग ऑफ एडॉक जजेस। अब एडॉक जजेस का मतलब क्या हो गया कि ये आपके सीजीआई साहब हैं और इनके नीचे 30 जजेस हैं। मान लो किसी कोई रीजन से आपके 30 में से जो 20 जजेस हैं वो छुट्टी पे चले गए या 10 छुट्टी पे चले गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या हो गया कि जजेस की कमी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस होता है। ठीक है, एडॉक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टेम्परेरी बेस पे लगाए जाते हैं। तो इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा, ड्यू टू द लैक ऑफ कोरम, पॉइंट बना के लिखो, ड्यू टू द लैक ऑफ कोरम, lack of quorum, the chief justice of India, यानी कि एडॉक जजेस को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, as an ad hoc judges in Supreme Court, ad hoc judges in Supreme Court, for, लेकिन लिख देना फॉर टेम्परेरी पीरियड, कि जब तक वो लोग वापस आ जाए या वो फुलफिल नहीं हो जाता, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, इसको अंडरलाइन कर देना। यानी कि एड हॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है कि 30 से 20 हो गए थे, 10 जज की कमी पड़ रही थी, तो इसको फुलफिल करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंटमेंट होता है, एज टेम्परेरी बेसिस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर अगला लिखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरमेंट जजेस, अगला पॉइंट बना के लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, इनका भी करते हैं भाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट से 65 ईयर्स में रिटायर हो चुके हैं, उनका अपॉइंटमेंट करना क्यों होता है जरूरी, मतलब क्यों करना पड़ता है। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, तो इसमें लिखिए, द सीजीआई कैन रिक्वेस्ट, अंडरलाइन कर देना रिक्वेस्ट को,
can request the retired judge of Supreme Court, और हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी, द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू एक्ट as a judge of Supreme Court for a temporary period. To act as a judge of Supreme Court for a temporary period. ठीक है, हो गया अरुण? शिल्वी? यस सर। ठीक है, चलो अब हेडिंग, ठीक है, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट सबके। तो एक्टिंग कैसे बनते हैं, एडॉक कैसे बनते हैं, रिटायर्ड क्यों, अच्छा रिटायर का अपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हैं? मान लो आपका सीजीआई भी है और पूरे 30 जजेस भी हैं, लेकिन केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनको लग रहा है भाई जजेस के नंबर बढ़ाओ, तो क्या करेंगे, 10 जजेस को या 5 जजेस को जो रिटायर हो चुके हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे 1 साल 2 साल के लिए क्या बना सकते हैं, सीजीआई एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते। ठीक, चलो अब एक हेडिंग डालना अगली, फिर ये 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसको शुरू करेंगे। वो है आपका रिमूवल ऑफ जजेस। हेडिंग डाल दो, रिमूवल ऑफ जजेस। आई डोंट हेडिंग, रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर करते हैं।